इवेंट प्लानर की मदद से जो होती हैं पार्टियां या जो समारोह होते हैं और जो बिना इवेंट प्लानर के, उसमें क्या फ़र्क देती है? इवेंट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? एक बात बताइए, अगर आपके थाली में आपको दाल के ऊपर, चावल के ऊपर, सब्जी के ऊपर सारी चीज़ें दे दी जाए, वो कैसा लगेगा? अगर उसी चीज़ को आप एक कटोरी में सजा के खूब सुंदर से क्रॉकरी में यूज़ करके दिया जाए तो उसका प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत हो जाता है। खाना स्वाद होगा कि नहीं होगा, आपका खाने का मन तभी करेगा जब वो सुंदर से सजावट के साथ आए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, और इसमें हम तमाम उन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जो चुनाव के मैदान में हैं या पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम नेताओं से हमने बातचीत की, लेकिन इसी दौरान हम अपने इंटरव्यू के क्रम में कुछ अलग करते हुए आज हम उन महिलाओं को भी शामिल कर रहे हैं, जो महिलाएं, जो युवा महिलाएं, युवा उद्यमी, जो अपने बलबूते पर समाज में एक अपना खुद का मुकाम हासिल कर रही हैं, एक अपना ओहदा हासिल कर रही हैं। एक जो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री और देश की सरकारों का नारा है कि महिला सशक्त बने, तो उसको वो कहीं ना कहीं साकार कर रही हैं उस सपने को। उन्हीं महिलाओं में से एक हैं पूजा गोस्वामी। पूजा गोस्वामी के बारे में मैं बता दूं कि ये वाराणसी की उभरती हुई महिला उद्यमी हैं और अपने दम पर, अपने बलबूते इन्होंने एक इवेंट प्लानिंग सेक्टर में इवेंट प्लानिंग का बिजनेस खड़ा किया है। तो आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या सोच है इस बिजनेस के पीछे। पूजा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद पीजी इवेंट स्टूडियो में आने के लिए। आप शायद पहले इंटरव्यूअर है जो मेरे ऑफिस आए हैं, और इतना सम्मान देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आपकी सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताएं कि पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे हुई, फिर कैसे सोचा इस बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा हमें बताएं। मैं बेसिकली बनारस से ही हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए जब मैंने स्कूलिंग सनवीम से की है और उसके बाद मैं गई दिल्ली। नोएडा से मैंने बीबीए किया है, फिर एमबीए किया है, फिर मैंने इवेंट में भी डिप्लोमा किया है, उसके बाद बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए हैं। और जब मैं बीबीए के टाइम में थी, मुझे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं बचपन से ही ना सभी के लिए सरप्राइजेस प्लान करती थी, सभी के लिए सेलिब्रेशन प्लान करती थी, और मुझे बहुत मज़ा आता था। और ऐसा बोलते हैं कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आए आपको वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉलेज लाइफ के टाइम जब आप ऐसी चीज़ें बोलते हो ना कि आप वो करना चाहते हो, यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को जीना चाहते हो, तो सामने वाले बोलते हैं कि ये हॉबी के लिए ठीक है लेकिन इसको आप करियर नहीं बना सकते। तो मैंने वो बात मान भी ली थी। फिर मैं अपने वाराणसी आई और फिर उसके बाद मेरा ना रह नहीं गया, मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि नहीं, वाई नॉट, एक बार शुरू करते हैं। अगर फेल हुई तो ठीक, लेकिन शुरू करना बहुत ज़रूरी था। ये मैं हर किसी को भी ये बात बोलूँगी कि कभी भी आप बैकआउट मत होइए, एक बार शुरू करके देख लीजिए। अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं चला तो ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपने, जैसे पूर्वांचल का इलाका है जो उत्तर प्रदेश वाराणसी के आसपास का, यहाँ पे लोग शादी विवाह जो भी पार्टियां करते थे तो बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो इवेंट प्लानर की मदद लेते थे। तो आपको संशय नहीं लगा, डर नहीं लगा कि ये हम कर रहे हैं बिजनेस तो कहीं इसकी डिमांड ना हो, कहीं घाटा ना हो, ऐसा कुछ मन में आया? फिर आपने कैसे इसको स्टार्ट किया? नहीं, क्योंकि मैं जहाँ पर भी गई वहाँ पे ना मुझे क्रिएटिविटी नहीं नज़र आती थी। पैसे तो बहुत सारे लोग खर्च करते हैं, मतलब हर जगह एक का चार पैसा। हम हमेशा हम किसी ओकेजन के लिए साड़ी भी लेने जाते हैं ना, तो अब हम वो 500 से मेरी बजट 2000 पे चली जाती है। इवेंट में भी ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, अगर मैं सामने वाले को एक सही राह दिखा दूँ, सेम प्राइस पे अगर मैं एक छोटा सा फीस चार्ज कर दूं और उस इवेंट को बहुत सुंदर बना दूं, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैंने बस कोशिश की, और मैं बताऊं, मैंने 1000 से भी ज़्यादा इवेंट्स किए हैं। मतलब क्या मानना है आपका, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अलावा वाराणसी में भी अब इस इवेंट्स प्लानर की मदद लोग ले रहे हैं बड़े पैमाने पर? बदलाव क्या दिख रहा है? बहुत सारे लोग अब इवेंट प्लानर्स, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि हम कमा किस लिए रहे हैं, ताकि हम खुद को एक अच्छा समय दे सकें। तो ये सेलिब्रेशन ही वो टाइम होता है जब हम खुद इंजॉय करते हैं अपने परिवार वाले लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसीलिए बोलते हैं भैया इवेंट प्लानर हायर करो, उनको एक फ़ीस दे दो, उनको सारी चीज़ें आप एक बार नहीं मीटअप करके अपनी चीज़ें फाइनल कर लो, उसके बाद आप सारे इवेंट, सारे फंक्शन, सारी चीज़ें इंजॉय करो। अच्छा पूजा जी, जैसे हम ये आपसे जानना चाहेंगे, पहले भी यहाँ शादी विवाह होते थे, हम लोग तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, तो अब उसमें
इवेंट प्लानर की मदद से जो होती हैं पार्टियां या जो समारोह होते हैं और जो बिना इवेंट प्लानर के, उसमें क्या फ़र्क देती है? इवेंट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? एक बात बताइए, अगर आपके थाली में आपको दाल के ऊपर, चावल के ऊपर, सब्जी के ऊपर सारी चीज़ें दे दी जाए, वो कैसा लगेगा? अगर उसी चीज़ को आप एक कटोरी में सजा के खूब सुंदर से क्रॉकरी में यूज़ करके दिया जाए तो उसका प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत हो जाता है। खाना स्वाद होगा कि नहीं होगा, आपका खाने का मन तभी करेगा जब वो सुंदर से सजावट के साथ आए। तो वो है इवेंट प्लानर का तड़का। अच्छा, वाराणसी या इधर जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की जो मतलब लखनऊ के इस साइड, पूर्वांचल में खास करके जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर टैलेंट होता है, पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन वो अपना व्यापार, अपना बिजनेस स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं डरती हैं, हिचकती हैं, जो भी हो। तो क्या मानती हैं लड़कियों को कैसे इस फील्ड में जो आना चाहती हैं उनके लिए क्या आप मानती हैं, कैसे क्या करना चाहिए उनको? जैसे सबसे पहली चीज़, सीखने में बिलीव रखना चाहिए। हमें हमेशा होता है, मतलब ये हमें ना बचपन से बताया जाता है कि भैया आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी ले लो, और उसके बाद से ऐसा नौकरी लो कि जो 9 से 5 हो, और उसके बाद अपने घर परिवार को भी थोड़ा टाइम दे दो। लेकिन जो लोग खुद का करना चाहते हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने अंदर गुण नहीं डालेंगे, आप पैसा कैसे मांग सकते हैं? उनको डर लगा रहता है कि कहीं हम सफल हुए, असफल हुए, तो इस पे क्या, वो कैसे अपने डर पे कैसे काबू पाएं? देखिए, असफल तो आप अभी भी हैं। अगर आपने कोशिश नहीं की है तो असफल तो आप अभी भी हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जीत ज़रूर मिलेगी। इस बात की गारंटी मैं खुद दे रही हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई थी। और ये ज़रूरी है, मैं हर पेरेंट्स को भी ये बात बोलूँगी कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें ना करें, लेकिन अगर इमोशनली अगर आप उनके साथ हैं ना, तो सामने वाला कर ले जाएगा। पूजा जी, जैसे महिलाओं को लेके आप लोग बिजनेस सेक्टर में हैं, काम कर रहे हैं लगातार, महिलाओं को लेकर के आज तमाम सरकारें दावा कर रही है कि हमने महिलाओं के लिए ये किए, वो किए, तमाम लोन स्कीम दी उनको व्यापार करने के लिए, लेकिन महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की बात हो या प्राइवेट सेक्टर में, आज भी ज़्यादातर महिलाएं बेरोजगार हैं। क्या मानती है, उतनी तरक्की हुई है जो सरकारों का दावा है अपने उत्तर प्रदेश की या देश में महिलाओं की तरक्की को कितना देखती हैं? क्या होना बाकी है या आप कितना मानते हैं? देखिए, कुछ तो गवर्नमेंट ने हमारी मदद की है कि हम आगे निकल कर आए। जैसे मैं बताऊं, मैंने भी जैसे आपने लोन की बात की, तो लोन से भी मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने बिज़नेस को और ग्रोथ दे सकूं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत हद तक ना हम खुद को कमज़ोर बना लिए हैं। हमें प्रोसेस नहीं पता है। हमें ये पता है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली, लेकिन वो स्कीम की ट्रेनिंग नहीं मिली कि हमें वो स्कीम लेनी कैसे है, वो स्कीम तक पहुँचना कैसे है। उसके बीच में जो बिचौलिया आ जाते हैं, तो उनसे हमें डर लगता है कि भैया अगर हमें 2 लाख रुपए की भी ज़रूरत है तो हमें किसी को 50,000 रुपये भी देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो तमाम महिलाओं के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह के लोन स्कीम हैं। तो उसका कितना असर देखती हैं? क्या उसका वाकई असर हो रहा है आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो बहुत हो रहा है, क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि मोर देन 25% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इस साल ग्रो की हैं। मेरे अपने ही, अगर मैं अपने ही सेक्टर में देखूँ, ऐसे बोलते हैं कि ये मेल डोमिनेटिंग सर्विसेज है, लेकिन मेरी फील्ड में मेरे जितने 7 लोग टीममेट्स हैं, मोर देन 100 हैं, और इसमें 80% लड़कियाँ हैं। तो इससे ज़्यादा क्या आप ग्रोथ देखोगे? मतलब सारी लड़कियाँ काम करती हैं हम लोग। अच्छा, आज के 10, 15, 20 साल पहले बनारस में की महिलाओं में और आज के जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ 7 साल से हैं और गवर्नमेंट है ये, तब से महिलाओं में तरक्की कितनी हुई, आप क्या मानती हैं? आप जैसे बचपन में देखती रही होंगी, अब देखती हैं, तो कितनी तरक्की महिलाओं की मानती हैं? क्या ऐसे ही तरक्की होनी चाहिए? हाँ, मुझे तो मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ में कि महिलाओं की बिल्कुल तरक्की होनी चाहिए। और अगर हम भी उनका सपोर्ट देना शुरू करें, उनको मतलब उनको शिक्षा देना शुरू करें बेसिकली, कि अगर तुम कुछ सपना देख रही हो तो वो सपने को पूरा कैसे किया जा सकता है। एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मेंटोरशिप देना शुरू करे ना, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी उसकी ग्रोथ बहुत हद तक बहुत आगे मौजूदा समय में वो मिल रही है। वो मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। और जैसे कि आप क्या मानती हैं, आने वाले समय में सरकारों से क्या अपेक्षा रखती हैं आप और तमाम महिलाओं के लिए कि सरकार ये कार्य करे तो महिलाओं का डेवलपमेंट हो, खास करके पूर्वांचल की महिलाएं और उत्तर प्रदेश की या जो पिछड़े इलाके माने जाते थे, उनके लिए सरकारों से क्या अपेक्षा रखती? मुझे सिर्फ जैसे मैं नॉलेज पे मैं बहुत फोकस कर रही हूँ कि नॉलेज, अगर आपने किसी को ज्ञान प्रदान कर दिया ना, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे स्कीम्स निकले जिसमें आप शिक्षा ले सकते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर सीखना है तो आपने कंप्यूटर सीख लिया, उसके बाद आपको रोज़गार मिल जाएगी किसी भी, क्योंकि कंपनीज आ रहे हैं। हम जैसे लोगों को भी नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा वाले लोग ही पसंद आते हैं।
हमें भी सेल्स वाले ही लोग पसंद आते हैं, हमें भी एक डिज़ाइनर स्किल का माइंड जो कंप्यूटर पे भी काम कर सके। तो अगर ये नॉलेज बढ़ना शुरू होगा ना तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यही हम एक अपेक्षा रख रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ नॉलेज वाले सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा काम करे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ और दे, क्योंकि हमें बहुत कॉम्पिटिट करके निकलना होता है अपने घर से, है ना। हमें हमारे घर वालों को भी बताना होता है कि मम्मी मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैं ये कर ले जाऊंगी। एक लड़का कुछ करेगा तो ठीक है, थोड़ा रहता है कि ये तो कर ले जाएगा, लेकिन लड़की को भरोसा दिलाना पड़ता है अपने घर में कि मम्मी ठीक है, अगर आज मैं 8 बजे लेट आ रही हूँ घर, तो हो सकता है 10 बजे लेट आ रही हूँ, 2 बजे लेट आ रही हूँ, तो वो इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और मेरे मेहनत पे भरोसा रखो क्योंकि गवर्नमेंट भी मेरी मदद करने वाला है। अच्छा, आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे मैम कि जैसे प्रियंका गांधी की अभी बोल रही हैं मौजूदा समय में कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम दावा कर रहे हैं कि महिलाओं को 40% टिकट देंगे, उनके लिए तमाम कार्य करेंगे। लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट थी 10 साल तक, तो बनारस में बहुत मतलब उतना डेवलपमेंट का खाका उन लोगों ने नहीं खींचा जितना अभी चल रहा है। तो क्या मानती हैं, उनका ये मतलब केवल महिलाओं को मत लेने के लिए चुनाव में जो बयानबाजी होती है उससे कितना सही गलत मानती हैं, और क्या इस पर? तो इससे तो आप देख सकते हैं कि वुमेन पावर बढ़ा है, इसलिए वुमेन पावर का सपोर्ट कितना अच्छा लिया जा रहा है। और अगर ये प्रियंका गांधी करने का सोच रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत अच्छा करें, हमारी ही ग्रोथ होगी और हमें हमारी ग्रोथ मिलेगी तो हमें हमारा पावर मिलेगा बेसिकली। तो बस इतना ही कह सकती हूँ। तो ये थी हमारे साथ पूजा गोस्वामी, युवा उद्यमी, इवेंट्स प्लानर का इनका बिजनेस है, और इन्होंने तमाम महिलाओं के मुद्दे पर हमसे बातें साझा की और अपनी बातों को बताया कैसे महिलाओं के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए, उनके नॉलेज पे, उनके एजुकेशन के लिए कार्य करना चाहिए। उत्तम सवेरा के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।